नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रदीप सिंह भाटिया है और आज मैं आपको 11वीं कक्षा के अर्थशास्त्र का 7वां अध्याय रोजगार समृद्धि का दूसरा भाग पढ़ाऊंगा। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि भारत में रोजगार की स्थिति विभिन्न क्षेत्रों में कैसी है। भारत में श्रम बल कितना है, महिला श्रम बल तथा पुरुष श्रम बल ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शहरी क्षेत्रों में कितना है। हमने पिछले भाग में यह भी पढ़ा था कि स्वनियोजित व्यक्तियों का कितना प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रों में लगा हुआ है एवं भाड़े के मजदूर विभिन्न क्षेत्रों में कितने हैं। भारत में संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न श्रमिकों की स्थिति, यह सब हमने इसी अध्याय के पिछले भाग में पढ़ा था। आज मैं आपको भारत की बेरोजगारी की स्थिति के बारे में बताऊंगा कि भारत में बेरोजगारी कितनी है, भारत में बेरोजगारी किन किन रूपों में पाई जाती है। बेरोजगारी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक श्राप के समान है। किसी भी देश में बेरोजगारी उस देश के विकास में बहुत बड़ी रुकावट है। प्रत्येक देश पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाता है, कई प्रकार की क्रियाएं करता है। बेरोजगार कौन होता है? आप समझते हैं, बेरोजगार, बेरोजगारी के अंतर्गत बेरोजगार वह व्यक्ति को माना जाता है जब वह प्रचलित यानी जो भी बाजार में मजदूरी की दर चल रही है उस पर काम करने के लिए तैयार है, इच्छुक है, परंतु उसे काम नहीं मिल पाता। बेरोजगारी का होना कहीं ना कहीं यह भी दर्शाता है कि मानव पूंजी का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग नहीं हो रहा। विश्व में कई अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जहां श्रमिकों की कमी है। वह चाहते हैं कि उनके यहां श्रमिक हों और अधिक श्रमिक हों ताकि उन श्रमिकों के प्रयोग से वह मानव पूंजी का निर्माण कर सकें और मानव पूंजी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में सहायक होती है। पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग मानव पूंजी का तभी हो सकता है जब एक देश में पूर्ण रोजगार हो। अब कुछ लोग बाजार में, अर्थव्यवस्था में ऐसे भी होते हैं जो स्वेच्छा से बेरोजगार रहते हैं। उनके स्वेच्छा से बेरोजगार होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो कार्य वह करना चाहते हैं, जिस कार्य में वह निपुण हैं, वह कार्य उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता, या फिर जो मजदूरी दर, जो वेतन वो पाना चाहते हैं वह वेतन नहीं पा रहे, वह जिस क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक हैं वह क्षेत्र उन्हें नहीं मिल पा रहा। ऐसा भी हो सकता है कि जहां वो काम कर रहे हैं वह उनके घर से दूर है। ऐसे लोग स्वैच्छिक बेरोजगार कहलाते हैं। इसे ऐच्छिक बेरोजगारी भी कहते हैं और इस प्रकार की बेरोजगारी को अर्थव्यवस्था की कुल बेरोजगारी में नहीं लिया जाता। जब हम बेरोजगार व्यक्तियों की बात करते हैं तो हम उन व्यक्तियों की बात करते हैं जो 15 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति हैं। 15 से 60 वर्ष की आयु के
भारत में बेरोजगारी को दो भागों में बांटा जाता है। एक गांव में जो बेरोजगारी है जिसे हम ग्रामीण बेरोजगारी कहते हैं, दूसरा शहरी बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत कई प्रकार की बेरोजगारी आती है, जैसे अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी इत्यादि। इसी प्रकार शहरी बेरोजगारी में औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षा की बेरोजगारी, जिसे शैक्षिक बेरोजगारी कहते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी का मुख्य कारण यह है कि भारत के गांव में आज भी लगभग 58% से अधिक श्रमिक कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं तथा कृषि क्षेत्र मौसम पर निर्भर करता है। मौसम में परिवर्तन होने से कहीं ना कहीं फसलों के उत्पादन में परिवर्तन होता है, जिससे किसानों की आय में भी परिवर्तन होता है और इसका सीधा प्रभाव उनके रोजगार पर पड़ता है। ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत पहले आती है खुली बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में ऐसे बहुत से भूमिहीन श्रमिक हैं जो खुले रूप से कार्य की खोज कर रहे हैं। इसके अंतर्गत वह श्रम बल आता है जिसे काम के अवसर नहीं मिलते जो कि उन्हें नियमित आय दे सकें। ग्रामीण बेरोजगारी में अगली आती है मौसमी बेरोजगारी। यह बेरोजगारी सामान्य है। हमारे किसान एक वर्ष में 3 से 8 महीने तक बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक फसल का एक समय होता है जिस समय से पहले उस फसल की कटाई नहीं हो सकती और वह इस समय में वैकल्पिक व्यवसाय ढूंढते हैं, परंतु उन्हें ऐसे अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। उस समय अंतराल में अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं किसान को, एक श्रमिक को कुछ धन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वह कई प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार भी होता है, लेकिन संसाधनों की सीमितता के कारण उसे रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता। ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख रूप से प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। भारत में भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति उत्पादकता गिरती है। छिपी हुई बेरोजगारी अर्थात प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति होती है जहां श्रमिक काम करते हुए नजर आते हैं, परंतु उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक होती है। इसे मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से समझाता हूं। जैसे एक खेत में फसल के उत्पादन के लिए फसल के लिए 4, मान लीजिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता है, जबकि वहां 5 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, 7 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। इस अवस्था में 2 व्यक्ति प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं शहरी बेरोजगारी। शहरों तथा कस्बों में बहुत से व्यक्ति नौकरी ना होने से पीड़ित हैं। इसके अंतर्गत औद्योगिक बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी और तकनीकी बेरोजगारी आती है। शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत कौन कौन सी बेरोजगारी आती है? औद्योगिक, जो उद्योगों में पाई जाती है, शैक्षिक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो उद्योगों में, खनिज क्षेत्र में, यातायात, व्यापार, निर्माण क्षेत्र में
व्यवसाय में काम करने के इच्छुक हैं। औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या जनसंख्या में वृद्धि है। शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों की पूर्ति बढ़ गई है, परंतु उनके लिए शहरी क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण वह बेरोजगार हो जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक बेरोजगारी भी पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक बेरोजगारी एक सामान्य स्थिति है। शहरों में शैक्षिक बेरोजगारी प्रमुख रूप से मध्यम वर्ग के लोगों को प्रभावित करती है। स्कूल में, कॉलेजों में, शैक्षिक संस्थाओं में लोगों के बढ़ते प्रवेश के कारण शैक्षिक बेरोजगारी और अधिक हो गई है। शहरों में लोगों को उस प्रकार के रोजगार प्राप्त करने में समस्या होती है जिसमें कि उन्होंने पढ़ाई की है। वह पढ़ाई जिस तरीके से जितनी करते हैं उस तरीके की उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, जिसके कारण शैक्षिक बेरोजगारी जन्म लेती है। शहरी बेरोजगारी में अगला आता है तकनीकी बेरोजगारी। हम जानते हैं कि समय अनुसार समय आगे बढ़ता जाता है तो नई नई तकनीकों का विकास होता है और कुछ लोग इन तकनीकों का ज्ञान नहीं ले पाते। अब कोई भी व्यक्ति यदि नई तकनीक के साथ नहीं चलेगा तो वह उसे नहीं चला सकता, वह उस पर काम नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वह अकुशल रह जाएगा और वह बेरोजगार हो सकता है। तकनीकी बेरोजगारी का एक दूसरा पहलू भी है। जब अर्थव्यवस्था में, बाजार में नई तकनीक आती है तो वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं काम करने वाले श्रमिकों की संख्या को कम कर देती है। यह बेरोजगारी आज के समय में किसी भी अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे तकनीक। भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कई कारण हैं और इसका सबसे प्रमुख कारण जनसंख्या में वृद्धि। भारत में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि केवल बेरोजगारी का ही प्रमुख कारण नहीं है, कई अन्य क्षेत्रों का भी प्रमुख कारण है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण बेरोजगारी होती है, लोगों को अच्छे व्यवसाय नहीं मिल पाते, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते। इसी प्रकार से बेरोजगारी का अगला कारण है कृषि, जो कि एक मौसमी व्यवसाय है। कृषि क्षेत्र में किसान को जो भी आय प्राप्त होती है वह निश्चित नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन होता रहता है और यह परिवर्तन पूर्ण रूप से मौसम पर निर्भर करता है। अगला आता है सिंचाई सुविधाओं में कमी। आज भी हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जितनी बिजली, पानी की आवश्यकता है उतना उन्हें नहीं मिल पाता। भारत में कहीं ना कहीं आर्थिक विकास की धीमी गति भी बेरोजगारी को जन्म देती है। पहले लघु उद्योग, कुटीर उद्योग कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार प्रदान करते थे, जिसके अंतर्गत लोग घरों में रहकर टोकरी बनाते थे, लिफाफे बनाते थे और कई अन्य छोटे उद्योग चलाते थे। परंतु अब धीरे धीरे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग खत्म होते जा रहे हैं
अगला कारण है संयुक्त परिवार प्रणाली। आज भी कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में, कई जगह संयुक्त परिवार प्रणाली चलती है, जिसके अंतर्गत परिवार के बहुत अधिक सदस्य एक साथ रहते हैं, जिससे होता यह है कि परिवार के केवल एक या दो व्यक्ति ही पूर्ण रूप से कार्य करते हैं और उस परिवार के अधिक लोग उन दो व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इन कारणों में सबसे प्रमुख कारण जनसंख्या ही है, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि। आज के समय में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर थोड़ी सी कम हुई है, परंतु कुल जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। यह सभी कारण कहीं ना कहीं बेरोजगारी को जन्म देते हैं। मौसम यदि अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा, तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा, और ऐसा ही इसके विपरीत भी होता है। भारत में बेरोजगारी के कई आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभाव हैं। भारत में बेरोजगारी के कारण बहुत बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं, जिनमें से मुख्य है निर्धनता, गरीबी। लोगों को यदि रोजगार नहीं मिलेगा, आय नहीं मिलेगी, तो वह कहीं ना कहीं गरीब होंगे, निर्धन होंगे। मानवीय संसाधनों की हानि, बेरोजगारी की स्थिति में कहीं ना कहीं लोगों का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं हो पाता, जिससे मानवीय संसाधनों की हानि होती है, उत्पादकता घट जाती है, उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। यह भी कहीं ना कहीं उत्पादन या समाज, इन सब पर बुरा प्रभाव डालता है, जिसे हम सामाजिक अशांति भी कहते हैं। हम जानते हैं कि यदि लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, तो वह कहीं ना कहीं रोजगार प्राप्त करने के लिए कई गैर कानूनी कार्य भी करने लगते हैं, जिसका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी के कारण वर्ग संघर्ष भी होता है। वर्ग संघर्ष मतलब यह अमीर है, यह गरीब है, जो एक खाई के समान है। यह समाज में असमानता को जन्म देता है। भारत में सरकार द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, मनरेगा, जिसके अंतर्गत 100 दिन का कार्य अवश्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, ऐसी कई योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा प्रति वर्ष या कुछ समय के बाद अर्थव्यवस्था में लागू की जाती है। सरकार द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए इन सभी नीतियों का पूर्ण रूप से अच्छे से लागू नहीं हो पाती। इन्हें पूर्ण रूप से लागू होने में कुछ समय लगेगा, और यह समय अंतराल कितना होगा यह हम भी नहीं जानते। आने वाले समय में हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में, भारत में संसाधन बढ़े, कहीं ना कहीं विदेशी निवेश हो, लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों, लोगों के रहन सहन के स्तर में सुधार हो, परंतु इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। और इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि अर्थव्यवस्था में, भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है। जनसंख्या का दबाव भारत में प्रत्येक क्षेत्र पर
बुरा प्रभाव डालता है। आशा करता हूं आपको आज का अध्याय अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।